हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है कार्बनिक रसायन यौगिक कहलाते हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य पाया जाता है, मतलब कोई यौगिक है उसमें, जैसे CO2 या NH2CO NH2, तो इसमें कम से कम एक कार्बन पाया जा रहा है, इसलिए इसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कम से कम एक कार्बन पाया जाएगा। जबकि कार्बन रहित यौगिक जो होते हैं वह अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, या जिन यौगिकों में कार्बन नहीं पाया जाता है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इस आधार पर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, जैसे CH4। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। इसका नाम होता है मेथेन। तो हाइड्रोकार्बन वह होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन केवल उपस्थित होता है। इसके बाद अगला हेडिंग है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, जिसको अंग्रेजी में हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने होते हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। तो वह यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर आदि उपस्थित होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे NH2CO NH2, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो इसको भी हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से उत्पन्न हुआ है। अगला है कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा। तो ऊपर हमने देखा था कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। मतलब जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाते थे। और आधुनिक परिभाषा क्या है? कार्बनिक रसायन की आधुनिक परिभाषा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो आधुनिक परिभाषा क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, इन सभी को मिलाकर अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसके बाद अगला
हेडिंग है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको खुली श्रृंखला या ओपन चैन कहते हैं, और एक है बंद श्रृंखला, जिसको क्लोज चैन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को खुली श्रृंखला कहते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बंद श्रृंखला कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको खुली श्रृंखला कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या जिसको खुली श्रृंखला भी कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली विपरीत श्रृंखला होती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है, जैसे एक कार्बन है, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जा रही है, इसलिए इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है और इसे पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तथा कार्बन की चारों संयोजकताएं जो होती हैं सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन की चारों संयोजकताएं जो होती हैं एकल बंध द्वारा, मतलब एक ही बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, इसमें द्विक या त्रिबंध नहीं होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। सूत्र का मतलब है जैसे CnH2n+2, यहाँ पर n के स्थान पर एक रखेंगे तो C1H2, n के स्थान पर 1+2, तो यहाँ पर C1 का मतलब एक ही कार्बन है और H 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 और प्लस ये 2 4 हो जाएगा, तो CH4। अब यहाँ पर कार्बन है, इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन है CH4 में। यहाँ पर कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। यदि यहाँ पर
एन के स्थान पर 1 रखेंगे तो CH4 बनेगा, एन के स्थान पर 2 रखेंगे तो C2H6 बनेगा, एन के स्थान पर 3 रखेंगे तो C3H8। इसको मीथेन कहते हैं, इसको एथेन और C3H8 को प्रोपेन कहते हैं। इसी प्रकार यदि यहाँ पर एन के स्थान पर 4 रखा गया तो ये बन जाएगा C4H10, जिसको ब्यूटेन कहेंगे। तो यहाँ नीचे एग्जाम्पल में ब्यूटेन लिखा हुआ है, इसका सूत्र होता है C4H10। यहाँ पर 4 कार्बन हैं और चारों कार्बन 10 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसका सूत्र होता है C4H10। और कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो रही हैं, इसलिए यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बहुत कम अपक्रियाशील होते हैं तथा ये प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम अपक्रियाशील होते हैं और प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। कम क्रियाशीलता के कारण इन्हें पैराफिन कहा जाता है। तो इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए इसको पैराफिन भी कहा जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एल्केन, जिसको अचक्रीय कहते हैं, जो है सीधे सीधे कार्बन से जुड़े होते हैं। और दूसरा है साइक्लो एल्केन, जिसको चक्रीय कहते हैं। जैसे एक कार्बन है, दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, ऐसे एक चक्र बन जाएगा, तो इसको चक्रीय या साइक्लो एल्केन कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है चक्रीय यौगिक, दूसरा है अचक्रीय यौगिक। तो चक्रीय यौगिक जो होता है इसको साइक्लो एल्केन कहते हैं और अचक्रीय जो होता है इसको एल्केन कहते हैं। इसके बाद हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन की जो होती हैं संयोजकताएं, चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे इनके कार्बन परमाणुओं के बीच में या तो द्विबंध होगा या तो त्रिबंध होगा। और ऊपर हम लोगों ने संतृप्त में पढ़ा था केवल सिंगल बंध होता था। तो वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंध या मतलब 2 बंध, एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 एकल बंधों द्वारा पूर्णतया संतुष्ट नहीं होती हैं। मतलब इसमें चारों एकल बंध नहीं होगा, कम से कम एक या तो द्विबंध होगा या तो त्रिबंध होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन का सूत्र है डबल बॉन्ड वाले का CnH2n और एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। यहाँ इनके स्थान पर यदि 1 रखेंगे तो CH2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा, तो CH2। और यदि n के स्थान पर 2 रखेंगे तो C2H2 × 2 मतलब यहाँ पर 4 हो जाएगा, C2H4। इसी प्रकार यहाँ पर यदि एल्काइन में n के स्थान पर 1 रखेंगे तो C1
H2-2। तो एल्कीन में पहला उदाहरण है प्रोपीन का। C3H6, यहां पर एक कार्बन मतलब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक द्विक बंध है, इसलिए इसको, और यहाँ पर 3 कार्बन के परमाणु हैं, इसलिए इसको प्रोपीन कहते हैं। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं और एक डबल बॉन्ड है तो इसको इन लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो था उसको हमने पढ़ा, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है द्विक बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध को एल्कीन कहते हैं और त्रिबंध को एल्काइन कहते हैं। तो जो द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, तो द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन भी कहते हैं। इसको जो द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन भी कहते हैं। तो इसको ओलिफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोरीन से क्रिया करके तेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। तो द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको ओलिफिन कहते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन से क्रिया करके तेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया क्लोरीन से करने पर CH2Cl बनेगा, जिसको ओलिफिन कहते हैं। तो द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन भी कहते हैं, क्योंकि यह एथीन से क्रिया मतलब क्लोरीन से क्रिया करके ओलिफिन का निर्माण करता है। और अगला है त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको एल्काइन कहते हैं, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है, इन्हें एल्काइन भी कहते हैं। इसका सूत्र हम लोगों ने ऊपर देखा था, CnH2n-2, और इसका एग्जाम्पल है एसिटिलीन। C2H2, मतलब n के स्थान पर कम से कम यहाँ पर 2 रखा जाएगा। C2H2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C≡C और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन, जिससे कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो जाएंगे। 3 बीच में है और एक किनारे पर है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 बीच में और एक किनारे पर है, जिससे कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो रही हैं। और यह
एसिटिलीन का सूत्र है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अधिक अस्थायी होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अस्थायी होते हैं और अस्थायी होने के कारण ये कम क्रियाशील भी होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अस्थायी होते हैं जिसके कारण ये कम क्रियाशील होते हैं। और असंतृप्त कार्बन जो होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अस्थायी होते हैं तथा ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जो कम अस्थायी होगा वह अधिक क्रियाशील होगा और जो ज्यादा अस्थायी होगा वह कम क्रियाशील होगा। इसके बाद तीसरा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन यौगिक बनाते हैं। जैसे एल्केन से क्रिया करके क्लोरीन एल्केन से क्रिया करके CH3Cl बना रहा है, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड क्लोरीन मेथेन से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यह योग अपक्रिया करते हैं। जैसे एथीन से क्रिया करके क्लोरीन CH2Cl मतलब ओलेफिन का निर्माण करता है। और चौथा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड नहीं बना पाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड का निर्माण करते हैं, ओजोनाइड बना रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला देखा इसमें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अस्थायी होते हैं इसलिए कम क्रियाशील होते हैं। और हमने तीसरा देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन यौगिक बनाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील यौगिक बनाते हैं। और चौथा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन से क्रिया नहीं करते हैं, मतलब ओजोन से क्रिया करने के बाद ओजोनाइड का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन से क्रिया करके ओजोनाइड बनाता है। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन में मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। इसके बाद आगे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के बारे में पढ़ा। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी उपस्थित होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान की आधुनिक परिभाषा हम लोगों ने देखी कि जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन था उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को देखा कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एलिफैटिक जिसमें खुली श्रृंखला आती है और दूसरा है एरोमेटिक। तो आज हम लोगों ने केवल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ा है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एलिफैटिक के अंतर्गत ही ये तीनों आते हैं। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड आता है, और दूसरा पढ़ा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं।
सिंगल बॉन्ड के अतिरिक्त डबल और ट्रिपल भी आते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड आता है, जिसको एल्कीन कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसके बाद हम लोगों ने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा, जिसके अंतर्गत सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड भी आएंगे इसमें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को वाई यानी आइन कहते हैं। इसको एल्कीन और इसको एल्काइन कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अस्थायी होते हैं, इसलिए ये कम क्रियाशील होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कम अस्थायी होते हैं, इसलिए यह अधिक क्रियाशील होते हैं और ये ओजोनाइड का निर्माण करते हैं, जबकि ये ओजोनाइड का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।